हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का रेलवे स्पेशल साइंस के इस कोर्स में। दोस्तों, हम लोगों ने मोशन चैप्टर का क्लास 1 क्लास 2 ऑलरेडी कवर कर लिया है। उम्मीद करता हूं आपने क्लास 1 क्लास 2 को अच्छे से कवर किया होगा। ये हमारा क्लास 3 है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 3 को पूरा करेंगे इस चैप्टर का। देखो, क्लास 1 और क्लास 2 में हम लोगों ने पोजीशन, रेस्ट एंड मोशन को कवर किया, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को कवर किया। दूरी और विस्थापन में अंतर आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। आपको ये समझ में आना चाहिए कि दूरी और विस्थापन ये आपस में बराबर कब होते हैं। क्लास 3 में हम लोगों ने स्पीड एंड वेलोसिटी को कवर किया, चाल और वेग को कवर किया। स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर है, स्पीड और वेलोसिटी ये आपस में बराबर कब हो सकते हैं, कब बराबर नहीं हो सकते हैं, ये सब हम लोगों ने अच्छे से कवर किया है। ये जो क्लास 3 है इसमें हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे, इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं त्वरण। तो त्वरण के बारे में हम लोग आज के इस क्लास 3 में पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सेलरेशन। पहले इसके थ्योरी को कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग प्रश्नों को करेंगे। त्वरण किसे कहते हैं? बहुत ही साधारण सी परिभाषा है। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण का संबंध वेग से नहीं है बल्कि वेग में परिवर्तन से है। त्वरण का संबंध वेग से नहीं बल्कि वेग में परिवर्तन से है। ये ध्यान में रखिएगा कि आपने पढ़ा था एक समान वेग, आपने पढ़ा था एक समान वेग और आपने पढ़ा था असमान वेग। एक समान वेग के बारे में पढ़ा था और असमान वेग के बारे में पढ़ा था। त्वरण का संबंध जो है ना असमान वेग से है। इससे तो त्वरण का संबंध है ही नहीं, क्योंकि एक समान वेग के केस में तो त्वरण जो है वो 0 होता है। असमान वेग का संबंध त्वरण से है, और अच्छे से बोले तो वेग में परिवर्तन का संबंध त्वरण से है। लेकिन फिर भी अगर एक समान है असमान है तो त्वरण की बात हम लोग असमान वेग के लिए करते हैं, एक समान वेग के लिए नहीं करते हैं, क्योंकि एक समान वेग के पास कोई त्वरण नहीं होता है। तो इसके लिए हम लोग त्वरण की बात नहीं करते, हम लोग इसके लिए त्वरण की बात करते हैं, असमान वेग के लिए त्वरण की बात करते हैं। आपने पढ़ा था कि वेग में परिवर्तन कब कब हो सकता है। वेग में परिवर्तन तब हो सकता है जब वस्तु की चाल बदल जाए, क्योंकि वेग के पास चाल प्लस दिशा दोनों है। चाल बदल जाए तो वेग बदल जाएगा। अगर गति की दिशा बदल जाए या फिर ये दोनों बदल जाए, वैसे केस में वेग में परिवर्तन हो जाएगा। अब एकांक समय में जो वेग में परिवर्तन होता है उसे हम लोग त्वरण कहते हैं। मान लीजिए कि कोई वस्तु है, इस वाले वेग से चल रही थी, फिर ये वस्तु जो है इस वाले वेग से चलती है, यानी पहले 50 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही थी, बाद में जो इसका वेग है 80 मीटर पर सेकंड हो जाता है। लेकिन ये जो वेग में परिवर्तन हुआ इसमें 5 सेकंड का समय लगता है, यानी 5 सेकंड में वेग में परिवर्तन कितना हुआ? तो आप बोलेंगे 80 माइनस 50, 30 बोलेंगे आप कि 30 मीटर पर सेकंड हुआ है। वेग में परिवर्तन हुआ 30 मीटर पर सेकंड, लेकिन कितने टाइम में? 5 सेकंड में। हमें 1 सेकंड में चाहिए, हमें एकांक समय में चाहिए। ये एकांक का मतलब एक होता है, 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 घंटा आप बोल सकते हो। क्योंकि यहां पर सेकंड की बात करते हैं तो हम लोग 1 सेकंड की बात करेंगे। तो 5 सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड वेग में परिवर्तन हुआ है। 1 सेकंड में कितना होगा? 1 सेकंड में होगा 30/5 यानी कि 6 मीटर पर सेकंड। यही त्वरण है, यही त्वरण है। 1 सेकंड में जितना वेग में परिवर्तन होता है उसी को त्वरण बोलते हैं। तो फॉर्मूला आपको ये कंठस्थ कर लेना है, ये कंठस्थ कर लेना है। वेग में परिवर्तन बटे में समय, वेग में परिवर्तन बटे में समय। त्वरण को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, वेग में परिवर्तन डेल्टा वी से डिनोट करते हैं। जब भी ये डेल्टा आ जाए ऐसे त्रिभुज छोटा सा नन्ना मुन्ना सा, इसका मतलब होता है परिवर्तन, है ना। और ये वी का मतलब वेग, वेलोसिटी, और बट्टे में समय। आप इसको समय को आप डेल्टा टी भी लिख सकते हो, केवल टी भी लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये वेग में परिवर्तन बट्टे में समय है, राइट। एक एक चीज आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि वेग में परिवर्तन कब हो सकता है ना। वेग में परिवर्तन कब हो सकता है, त्वरण का मतलब क्या होता है, ये सब आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। या देखो, सीधी रेखा में अगर मान लीजिए कि नियत चाल से गति हो रही है तो त्वरण तो 0 हो जाएगा। एक समान वेग का मतलब क्या होता है?
एक समान वेग का मतलब हो गया कि एक समान दिशा है और एक समान चाल है। एक समान दिशा है मतलब सीधी रेखा में गति हो रही है, और चाल भी नहीं बदल रही है, मतलब ना तो दिशा में परिवर्तन हो रहा है ना ही चाल में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि एक समान वेग है। और मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि एक समान वेग के लिए तो हम लोग त्वरण की बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर त्वरण उत्पन्न होता ही नहीं है। तो यही चीज यहाँ पर मेंशन है, त्वरण जीरो। जिस गति में त्वरण होता है उसे हम लोग त्वरित गति बोलते हैं। जो एक समान वेग है वो त्वरित गति नहीं है, क्योंकि उसमें कोई त्वरण नहीं होता है। तो एक कार है जो कि नियत चाल से चल रही है सीधी रेखा में, तो इसके पास कोई त्वरण नहीं होगा। ये कार है, सीधी रेखा में चल रही है और इसकी स्पीड भी नहीं बदल रही है, 10 किलोमीटर पर आवर है। त्वरण इसके पास नहीं है। त्वरण तभी होगा जब वेग में परिवर्तन होगा, वेग में परिवर्तन नहीं होगा, त्वरण नहीं होगा। अब देखो, मान लीजिए कि कोई यही कार 10 किलोमीटर पर आवर से ही चलती, लेकिन इस वाले पाथ पे चलती, इस वाले रास्ते पे चलती। अब बताओ क्या वेग में परिवर्तन होगा? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? दिशा में परिवर्तन के कारण। अगर इस वाले रास्ते में अगर हम चाल को नियत भी कर देते हैं, चाल को नियत भी कर देते हैं, समान चाल को ही हम लोग नियत चाल बोलते हैं, चाल को नियत भी कर देते हैं, तो दिशा में परिवर्तन के कारण, देखो यहाँ पर दिशा में परिवर्तन जो है ये होगा, तो दिशा में परिवर्तन के कारण वेग में परिवर्तन हो जाएगा, और जैसे ही वेग में परिवर्तन हो जाएगा त्वरण उत्पन्न होगा। इसीलिए इस वाले केस में हम लोग त्वरण जीरो नहीं बताएंगे। यहां पर आ जाओ, मान लीजिए कि नियत चाल से ही, कांस्टेंट स्पीड से ही अगर कार इस वाले पाथ पे गति करे, इस वाले रास्ते पे, तो क्या वेग में परिवर्तन होगा? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? अगर हम चाल को नियत भी रख देते हैं तो भी दिशा में परिवर्तन के कारण वेग में परिवर्तन हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि चाल में भी परिवर्तन हो रहा है तो भी वेग में परिवर्तन हो जाएगा, तो त्वरण यहां भी उत्पन्न होगा। तो अगर इस वाले रास्ते गति होती है, इस वाले रास्ते गति होती है, तो उस गति को हम लोग त्वरित गति बोलेंगे, यानी गति के पास त्वरण है, राइट। यदि एक वस्तु का वेग, प्रारंभिक वेग u से t समय में बदलकर v हो जाता है। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ना कि 50 मीटर पर सेकंड से कोई कार मान लीजिए कि चल रही है, 5 सेकंड बाद जो है इसकी स्पीड 80 मीटर पर सेकंड हो जाती है, तो आपने एकांक समय में वेग में परिवर्तन निकाला था। अब मान लो कोई कार है, पहले u वेग से चल रही थी, फिर क्या हुआ, t समय में जो इसका वेग है वो v हो जाता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वेग में परिवर्तन कितना हुआ, तो आप बोलेंगे अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। कितने टाइम में? t टाइम में। आप बोलेंगे t टाइम में ये वेग में परिवर्तन आया है, तो हमें तो एक एकांक समय में चाहिए, है ना। ये 1 मिनट 1 सेकंड कुछ भी हो सकता है। टाइम अगर मिनट में है तो 1 मिनट, सेकंड में है तो 1 सेकंड, आवर में है तो 1 आवर। तो एकांक समय में कितना वेग में परिवर्तन आएगा? v माइनस में u बट्टे में t। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इसी को हम लोग त्वरण बोलेंगे। तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से अपने दिमाग में घुसा करके रखना है, नींद में भी याद ये फॉर्मूला होना चाहिए। त्वरण को हम लोग a से रिप्रेजेंट करते हैं, तो v माइनस u यानी कि ये वेग में परिवर्तन है और बट्टे में समय है, यानी एकांक समय में वेग में परिवर्तन। ये फाइनल वेलोसिटी यानी कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बट्टे में समय, है ना। जैसे यहाँ पर ये प्रारंभिक वेग, ये अंतिम वेग, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग और बट्टे में समय, ठीक। जिस गति में त्वरण हो उसे हम लोग त्वरित गति बोलेंगे। सीधी सी बात है। अगर किसी गति में त्वरण है तो उसे हम लोग त्वरित गति बोलेंगे, यानी जो भी असमान वेग है सब के सब त्वरित गति है, क्योंकि सबके पास त्वरण है। त्वरण एक सदिश राशि है। त्वरण एक सदिश राशि है क्योंकि त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बट्टे में समय, और जो वेग है ये अपने आप में सदिश राशि है। वेग अपने आप में सदिश राशि है, तो वेग में परिवर्तन भी सदिश, और समय के साथ जो इसका अनुपात है ये भी सदिश। तो सीधी बात है, त्वरण जो है अपने आप में एक सदिश राशि है, ये आपको ध्यान में रखनी है। एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। देखो वेग में परिवर्तन है तो वेग ही मिलेगा, तो ऊपर में यूनिट इसका आएगा मीटर पर सेकेंड, और नीचे में समय का यूनिट सेकेंड, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एसआई मात्रक में। अगर सीजीएस मात्रक में बोलेंगे तो सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
अब देखो ऋणात्मक त्वरण कब हो सकता है, सूत्र तो हमारा ये है a बराबर v माइनस में u बटे में t। अब ये a जो है ऋणात्मक तब होगा जब ये परिवर्तन आपका ऋणात्मक आ जाए, क्योंकि समय तो हमेशा ही धनात्मक होगा, समय तो हमेशा ही धनात्मक होगा। तो ये जो a है ये निगेटिव कब आएगा, ये निगेटिव कब आएगा, जब u बड़ा हो जाए v छोटा हो जाए, तभी तो आएगा। जब v छोटा हो जाए u से, यानी कि जो प्रारंभिक वेग है वो ज़्यादा हो और अंतिम वेग कम हो। ये कुछ ऐसा हो गया कि आप बाइक से जा रहे थे, स्पीड जो है वो अधिक थी, फिर आपने ब्रेक लगाया, स्पीड कम हो गई। मान लीजिए कि आप 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे थे, आपने ब्रेक अप्लाई किया, अब स्पीड जो है आपकी 20 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। तो ये हमारा u हो जाएगा, ये हमारा v हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर त्वरण लिखो, मान लो इसमें समय जो है मान लीजिए कि 10 सेकंड के लिए लगा है ना, कुछ भी समय ले लो, टी टाइम के लिए ले लो, टी टाइम आवर में है तो आवर में लेते हैं, टी आवर है। हमें यहाँ पर परिवर्तन केवल देखना है, समय तो हमेशा जो है धनात्मक ही होना है। तो यहाँ पर देखो 20 माइनस 50 हो जाएगा ना, तो ये मान जो है -30 आएगा किलोमीटर पर आवर में, तो नेगेटिव आ गया ना त्वरण। तो त्वरण ऋणात्मक कब हो सकता है, सीधी सी बात है, जब हम ब्रेक अप्लाई करें या समय के साथ स्पीड घटे। तो आप ध्यान में रखिएगा कि अगर त्वरण मान लीजिए कि 0 से कम है, ऋणात्मक है, वैसे केस में आप क्या बोलेंगे कि जो स्पीड है वो कम होगी, समय के साथ कम होगी, तभी तो अंतिम वेग जो है वो कम होगा और प्रारंभिक वेग ज़्यादा रहा होगा। ये जो ऋणात्मक त्वरण होता है ना, इसी को हम लोग रिटार्डेशन भी बोलते हैं, मंदन भी बोलते हैं। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है मंदन। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं दोस्तों, ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं, मंदन बोलते हैं। कब होगा, जब यहाँ पर गलत है, ठीक है, गलत है, इसको ठीक करेंगे। जो प्रारंभिक वेग है वो ज़्यादा होना चाहिए अंतिम वेग से, वैसे केस में जो है त्वरण हमारा ऋणात्मक आएगा। ऋणात्मक त्वरण को हम लोग मंदन बोलते हैं। ये धनात्मक कब आएगा त्वरण हमारा पॉजिटिव कब आएगा, त्वरण हमारा पॉजिटिव तब आएगा जब v बड़ा हो जाए u से। अगर प्रारंभिक मान जो है वो छोटा रहे, अंतिम मान ज़्यादा रहे, तो अगर अंतिम वेग अगर बड़ा हो जाए प्रारंभिक वेग से, यानी समय के साथ अगर स्पीड बढ़ती है तो तुरंत धनात्मक मिलेगा। तो आप इसके बारे में बोलेंगे कि जो स्पीड है वो बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी। अगर त्वरण धनात्मक है यानी कि वेग बढ़ेगा, अगर त्वरण ऋणात्मक है यानी कि वेग घटेगा। तो धनात्मक त्वरण को हम लोग सिंपली त्वरण ही बोलते हैं। अगर मान लीजिए कि ये दोनों बराबर हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि वेग में परिवर्तन हुआ ही नहीं, है ना, एक ही वेग से जो वस्तु है वो चल रही है। अगर v और u दोनों आपस में बराबर हो जाए तो जो फॉर्मूला होता है इसमें आप मान डालेंगे v और u का, तो ये दोनों तो आपस में बराबर ही है, तो इसका डिफरेंस यानी कि अंतर 0 आ जाएगा, तो त्वरण जो है हमारा 0 हो जाएगा। यानी ये एक समान वेग का केस है, या फिर एक समान वेग बोलेंगे, चाल नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि चाल अगर एक समान हो तो भी वेग में परिवर्तन हो सकता है। यानी कि जरूरी नहीं है कि एक समान वेग हो जाए, चाल अगर एक समान है तो जरूरी नहीं है कि एक समान वेग हो जाए। ये त्वरण 0 तब होता है जब एक समान वेग होता है। एक समान त्वरण हम लोग किसको बोलेंगे, एक समान त्वरण हम लोग किसे बोलेंगे? देखो, यदि एक वस्तु सीधी रेखा में चलती है, स्ट्रेट लाइन मोशन है, इसकी चाल समान समय अंतराल में समान दर से बढ़ती है या घटती है। अब देखो, वेग ना बोल करके चाल बोला गया है,
क्योंकि यहाँ पर चाल बोला गया है इसीलिए यहाँ पर दिशा जो है पहले ही निर्धारित कर दी गई है। अगर गति सीधी रेखा में होती है तो चाल बराबर वेग, है ना। अगर गति सीधी रेखा में होती है तो चाल बराबर वेग। आप चाहो तो यहाँ पर वेग बोल दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप चाहो तो यहाँ पर चाल बोल दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सीधी रेखा में गति हो रही है। तो अगर चाल जो है समान समय अंतराल में समान दर से बदलती है, बदलने में बढ़ना भी हो सकता है, घटना भी हो सकता है, तो वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण कहा जाता है। यानी वेग में परिवर्तन तो हो रहा है लेकिन समान समय अंतराल में समान दर से वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक समान त्वरण बोलते हैं। एक वस्तु को एक समान त्वरण में कहा जाता है यदि वेग का परिमाण एक निश्चित दिशा में समान दर से बदलता है। ये वही बात है जो ऊपर कहा गया है, सेम चीज नीचे है, कहने का तरीका थोड़ा सा अलग है। एक समान त्वरण में कहा जाता है यदि वेग का परिमाण यानी कि चाल निश्चित दिशा में समान दर से बदलता है, तो यही चीज तो कहा गया यहाँ पर निश्चित दिशा कहा गया, यहाँ पर सीधी रेखा में। तो अगर सीधी रेखा है यानी कि दिशा निश्चित है और समान समय अंतराल में समान रूप से परिवर्तन हो चाल में, तो उसे हम लोग एक समान त्वरण बोलेंगे। अगर आप ये सीधी रेखा नहीं बोलना चाहते हो, निश्चित दिशा नहीं बोलना चाहते हो, तो आप वेग बोलो कि समान समय अंतराल में समान दर से वेग में परिवर्तन होता है, तो हम त्वरण बोलेंगे, उसे एक समान त्वरण बोलेंगे। अगर आप चाल के रूप में बोलना चाहते हो तो आपको यहाँ पर दिशा जो है पहले निर्धारित करनी पड़ेगी। तो एक समान त्वरण यानी कि वेग में परिवर्तन का परिमाण एक समान है, यानी कि चाल एक समान है, वेग में परिवर्तन की दिशा एक समान है, ये भी आप बोल सकते हो। जो एक समान त्वरण है उसे आप नियत त्वरण भी बोल सकते हो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी कि त्वरण में चेंज नहीं हो रहा है। एक समान त्वरण का मतलब कि त्वरण में परिवर्तन नहीं हो रहा है, त्वरण में परिवर्तन नहीं हो रहा है मतलब कि समान दर से वेग में परिवर्तन हो रहा है समान समय अंतराल में। अब इसका देखो एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल जो आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, स्वतंत्र रूप से गिर रहा पिंड। स्वतंत्र रूप से गिर रहा पिंड का मतलब क्या हुआ कि कोई वस्तु को ऐसे छोड़ा गया है, वो वस्तु जो है वो नीचे की ओर गिर रही है और केवल उस पर गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है। तो जब हम किसी वस्तु को ऐसे ड्रॉप करते हैं, वस्तु नीचे की ओर आती है, क्या इसका वेग लगातार बढ़ता है? तो आंसर है बिल्कुल। जैसे जैसे वस्तु जमीन की तरफ आती है ना, उसका वेग लगातार बढ़ता जाता है। यानी समय के साथ जो इसकी चाल है, समय के साथ जो इसकी चाल है, देखो आप यहाँ पर चाल और वेग एक ही बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि दिशा तो निश्चित है नीचे की ओर। जो दिशा है गेंद की गिरने की वो नीचे की ओर है, तो दिशा तो निश्चित है नीचे की ओर। तो यहाँ पर आप चाल बोल दो या फिर वेग बोल दो, बात एक ही है, बात एक ही है। चाल बोल दो या फिर वेग बोल दो, बात एक ही है। तो जैसे जैसे कोई वस्तु नीचे की ओर आती है, ड्रॉप करने के बाद, छोड़ने के बाद, जो उसकी चाल है वो लगातार बढ़ती जाती है। लेकिन एक खास बात क्या है, समान समय अंतराल में समान दर से जो चाल है वो बढ़ती है। जैसे 0 समय पर 0 मीटर पर सेकंड स्पीड है ना। जब समय 0 था, यानी जब छोड़ा नहीं गया था, तब गेंद के पास कोई स्पीड नहीं। जब छोड़ दिया गया तो 1 सेकंड के बाद जो इसकी चाल है, या फिर आप वेग बोल दो, कुछ भी बोल दो, दोनों चलेगा यहाँ पर, जो इसकी चाल है वो 10 मीटर पर सेकंड हो जाती है। 2 सेकंड बाद देखा गया तो इसकी चाल 20 मीटर पर सेकंड आ रही है। 3 सेकंड बाद चाल देखा गया तो 30 मीटर पर सेकंड हो चुकी है। 4 सेकंड में इसकी चाल 40 मीटर पर सेकंड हो चुकी है। 5 सेकंड में इसकी चाल 50 मीटर पर सेकंड हो चुकी है। अब देखो ये समय अंतराल भाई कितना है, ये समय अंतराल कितना है, 1 सेकंड का है। वेग में परिवर्तन कितना हुआ, आप बोलेंगे 10 मीटर पर सेकंड, राइट। अच्छा, 1 सेकंड से 2 सेकंड, ये जो समय अंतराल है ये कितना है, 1 सेकंड का ही है। वेग में परिवर्तन कितना हुआ, 10 मीटर पर सेकंड हुआ। अच्छा, वेग बढ़ रहा है, देखो ना, लगातार वेग बढ़ रहा है, ठीक। 2 से 3 सेकंड की बात करते हैं, समय अंतराल कितना, 1 सेकंड का। वेग में परिवर्तन कितना हुआ, 20 से 30 हो गया, 10 मीटर पर सेकंड। 3 से 4 पर आ जाओ, समय अंतराल 1 सेकंड का ही है। वेग में परिवर्तन कितना हुआ, 10 मीटर पर सेकंड। 4 से 5 सेकंड में आ जाओ, समय अंतराल 1 सेकंड का। वेग में परिवर्तन कितना हुआ, 10 मीटर पर सेकंड। तो अब ध्यान से देखो,
समान समय अंतराल में हर 1 सेकंड में वेग में परिवर्तन कितना हुआ दोस्त? 10 मीटर पर सेकंड। इसी को हम लोग एक समान त्वरण बोलते हैं। समान समय अंतराल में समान दर से वेग में परिवर्तन हुआ है। ध्यान दीजिएगा, वेग एक समान नहीं है, वेग में परिवर्तन एक समान है। कंफ्यूज नहीं करना है। वेग तो लगातार बढ़ रहा है, वेग तो लगातार बढ़ रहा है, वेग एक समान नहीं है, वेग में परिवर्तन एक समान है। ठीक, तो एकांक समय में जो परिवर्तन आएगा वेग में उसे त्वरण बोलेंगे। तो त्वरण आप यहां पर निकालो, त्वरण आप यहां पर निकालो तो देखो ना, एकांक समय में वेग में परिवर्तन 10 मीटर पर सेकंड, तो त्वरण हमारा हो जाएगा यहां पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो त्वरण जो है यहां पर धनात्मक है। धनात्मक त्वरण का मतलब क्या होता है कि समय के साथ वेग बढ़ता है ना, चाल जो है वो बढ़ती है। समय के साथ स्पीड जो है वो इंक्रीज करती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तु किसका उदाहरण है? एक समान वेग का। आप बोलेंगे नहीं भाई, वेग कैसे, लगातार स्पीड जो है इसकी बढ़ रही है, तो वेग तो एक समान हो ही नहीं सकता है। एक समान त्वरण का, यस, एक समान त्वरण का ये एग्जाम्पल हो जाएगा। अब देखो, एक समान त्वरण के लिए वीटी ग्राफ सरल रेखा प्राप्त होती है, स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है। ये हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा। वाई एक्सिस पर वेग को रखेंगे और एक्स एक्सिस पर हम लोग समय को रखेंगे। अब देखो, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड हम लोगों ने समय ले लिया। यहाँ पर वेग ले लिया 10 मीटर, 20 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड। अब एक सेकंड में वेग कितना? 10 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड में वेग कितना? 20 मीटर पर सेकंड। 3 सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड। 4 सेकंड में 40 मीटर पर सेकंड और 5 सेकंड में 50 मीटर पर सेकंड। इन सारे पॉइंट को हम लोग मिलाते हैं तो स्ट्रेट लाइन हमें मिलती है। तो आप सीधा याद रखेंगे कि एक समान त्वरण का जो वीटी ग्राफ होता है ना, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, वो सरल रेखा हमें प्राप्त होती है एक समान त्वरण के लिए। एक समान त्वरण को हम लोग नियत त्वरण भी बोलते हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। अगर हम एक समान त्वरण के लिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देखें, ये कौन सा ग्राफ है? ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। यहां पर मैं एक्सेलरेशन लेता हूं और यहां पर मैं समय लेता हूं। क्या आप ग्राफ बता सकते हो? एक समान त्वरण के लिए, एक समान त्वरण को हम लोग क्या बोलते हैं? नियत त्वरण बोलते हैं। नियत त्वरण, एक समान त्वरण को हम लोग क्या बोलते हैं? नियत त्वरण बोलते हैं। यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोलते हैं। नियत त्वरण का मतलब क्या हुआ कि समय बढ़ रहा है लेकिन त्वरण में कोई चेंज नहीं आ रहा है। समय बढ़ रहा है लेकिन त्वरण में कोई चेंज नहीं आ रहा है। यही तो हम लोग ने देखा था। जो त्वरण है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। समय तो बढ़ता गया लेकिन त्वरण तो क्या है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो समय बढ़ेगा, त्वरण जो है वो नहीं बढ़ेगा। समय बढ़ेगा, त्वरण नहीं बढ़ेगा। तो इस वाले केस के लिए ग्राफ कैसा मिलेगा? यानी एक समान त्वरण के लिए ग्राफ ये मिलेगा कि समय बढ़ेगा लेकिन त्वरण नहीं बढ़ेगा। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, 80 कर्व बनाएं, तो यहां पर त्वरण कितना आना चाहिए? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समय अक्ष के समानांतर, ये त्वरण है, ये समय है। समय बढ़ता जाएगा। समय में किसी भी समय आप त्वरण देखेंगे, किसी भी समय आप त्वरण देखेंगे, किसी भी समय आप त्वरण देखेंगे। मान लो मैं यहां बना ही देता हूं 1 सेकंड, है ना, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड। तो किसी भी समय पर अगर आप त्वरण देखेंगे, 1 सेकंड बाद देखें त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 सेकंड बाद भी वही है, 3 सेकंड बाद भी वही है, 4 सेकंड बाद भी वही है, 5 सेकंड बाद भी वही है। तो ये त्वरण समय के बीच ग्राफ है जो कि समय अक्ष के समानांतर है। किसके लिए? एक समान त्वरण के लिए। यदि वस्तु का वेग समान समय अंतराल में असमान रूप से बढ़ता है या घटता है तो उस त्वरण को हम लोग असमान त्वरण बोलते हैं। अगर वस्तु का जो वेग है वो समान समय अंतराल में असमान दर से बढ़ता या घटता है,
है ना। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि हर 1 सेकंड में वेग में परिवर्तन जो है वो 10 मीटर पर सेकंड से हो रहा था। अब मान लीजिए कुछ ऐसा केस है कि पहले 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड से वेग में परिवर्तन हुआ, फिर अगले 1 सेकंड में जो है 15 मीटर पर सेकंड से परिवर्तन हुआ, फिर अगले 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से परिवर्तन हुआ। तो इस प्रकार का केस हो तो उसी को हम लोग असमान त्वरण बोलते हैं। समान समय अंतराल में असमान दर से वेग में परिवर्तन होगा। तो एक वस्तु को असमान त्वरण में कहा जाता है यदि इसका वेग असमान दर से बदलता है। इसका वेग असमान दर से बदलता है। उदाहरण क्या है? भीड़ भाड़ वाले सड़क पर किसी कार का त्वरण। तो ज़्यादातर जो हम अपने आसपास की गतियों को देखते हैं वो असमान त्वरण का ही उदाहरण होता है, ठीक। लेकिन ये जो ड्रॉप वाला केस था वो एक समान त्वरण का एग्जाम्पल था। और असमान त्वरण के लिए जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको मिलेगा वो वक्र रेखा मिलने वाली है, कर्व लाइन मिलने वाली है। एक समान त्वरण के केस में वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन, लेकिन असमान के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ कर्व लाइन। कर्व लाइन का मतलब हो गया ये, जैसे ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है कुछ इस प्रकार से, ये देखो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक। कर्व लाइन जो है आपको मिलने वाली है, मान लो ऐसा मिल सकता है इस प्रकार से। ऋणात्मक त्वरण को ही मंदन कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। मंदन क्या है? रिटार्डेशन क्या है? ऋणात्मक त्वरण को ही मंदन कहते हैं। मंदन का मतलब होता है ऋणात्मक चिन्ह के साथ त्वरण। जैसे ये त्वरण है और ये मंदन है, इसी को हम लोग मंदन बोलते हैं। ऋणात्मक त्वरण को हम लोग क्या बोलते हैं? मंदन बोलते हैं। अगर मान लीजिए त्वरण धनात्मक है तो सिंपली उससे हम लोग त्वरण ही बोलते हैं। अगर त्वरण ऋणात्मक है तो उससे हम लोग मंदन बोलते हैं। तो जब समय के साथ किसी पिंड का वेग घटता है तब हमें ऋणात्मक त्वरण प्राप्त होता है, इसे ही मंदन कहते हैं। जैसे अगर आप किसी वस्तु को ऐसे ऊपर फेंकते हैं तो लगातार उसका वेग घटता है, समय के साथ घटता है, वो मंदन का उदाहरण है। एक एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, एक कार है जो 10 मीटर पर सेकंड वेग से गति कर रही है। अब ड्राइवर जो है ब्रेक लगाता है, ब्रेक लगाने के बाद कार जो है 5 सेकंड में आकर के रुक जाती है। तो मंदन ज्ञात कीजिए और फिर त्वरण भी आपको बताना है, यानी त्वरण और मंदन दोनों चाहिए। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर जो प्रारंभिक वेग है वो 10 मीटर पर सेकंड है। फिर क्या होता है, वेग लास्ट में जाकर के 0 हो जाता है ना। लास्ट में जाकर के ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो वेग जो है 0 हो जाता है। समय कितना लगता है? 5 सेकंड लगता है। तो 5 सेकंड में वेग में परिवर्तन कितना हुआ? 10 मीटर पर सेकंड। तो एकांक समय में कितना होगा ये आपको निकालना है। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखो, हम लोग फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं v माइनस में u बट्टे में t। अब v तो 0 हो गया, u हमारा 10 है और समय 5 है, तो ये a बराबर कितना आया? -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये त्वरण है, ये त्वरण है। अब देखो मंदन अपने को चाहिए तो हम क्या करेंगे, मंदन होता है -a, तो आप इस माइनस को इधर उठा कर ले आओ, तो -a बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ये मंदन है। जब हम मंदन बोलते हैं ना, यानी कि आप माइनस पहले ही लगा चुके हो। मंदन आप बोलते हो तो माइनस आप पहले ही लगा चुके हो। तो मंदन के केस में हम लोग माइनस नहीं लगाएंगे। त्वरण के केस में हम लोग लगा सकते हैं। त्वरण बोल दो -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर बोल दो मंदन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब भी आप बोलेंगे ना, जब भी आप ये बोलते हैं कि चलो भाई मंदन जो है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि जो त्वरण है वो -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। मंदन का मतलब ही होता है ऋणात्मक त्वरण। मंदन आपने बोल दिया मतलब ऋणात्मक त्वरण है। तो ऋणात्मक त्वरण के लिए आप माइनस चिन्ह लगाएंगे। तो मंदन का देखो उदाहरण, रिटार्डेशन यानी कि मंदन के उदाहरण यहां देख लो। पैराशूट को जब पूरा खोल दिया जाता है तो धीरे धीरे उसकी स्पीड जो वो कम होने लगती है। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन आती है, धीरे धीरे उसकी स्पीड कम हो जाती है, स्पीड कम हो जाती है, वेग जो है घटने लगता है। यहाँ हम किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो भी वेग उसका घटने लगता है, घटते घटते 0 हो जाता है, फिर जाकर के नीचे आता है। तो जब ऊपर फेंका तो वेग लगातार घटा, मंदन का उदाहरण है। फिर जब वो नीचे की ओर वस्तु आती है तो फिर वो धनात्मक त्वरण का उदाहरण है। ये सब जो है ऋणात्मक त्वरण का उदाहरण है, या फिर बोल दो मंदन के सारे के सारे उदाहरण हैं। अब आइए हम लोग त्वरण टॉपिक से प्रश्नों को करते हैं। राहुल 30 सेकंड में
0 से 6 मीटर पर सेकंड तक वेग बढ़ाता है, फिर ब्रेक लगाने पर वेग 5 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड से 4 मीटर पर सेकंड हो जाता है। दोनों स्थितियों में साइकिल का त्वरण ज्ञात करें। दो स्थितियां हैं। एक स्थिति क्या है कि 0 से पहले 6 मीटर पर सेकंड वेग बढ़ाता है, समय कितना लगता है 30 सेकंड का, 30 सेकंड का समय लगता है। फिर भाई दूसरी स्थिति क्या है, 6 मीटर पर सेकंड से वेग घटा करके 4 मीटर पर सेकंड हो जाता है, घट करके 5 सेकंड में ब्रेक लगाने के बाद। दोनों स्थिति में त्वरण चाहिए। तो ये पहली स्थिति और ये दूसरी स्थिति। तो पहली स्थिति की बात करते हैं। त्वरण निकालिए। वेग में परिवर्तन की दर को ही हम लोग त्वरण बोलते हैं। जो अंतिम वेग है वो 6 मीटर पर सेकंड है, प्रारंभिक वेग 0 है और समय 30 है। तो 1/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। 1/5 यानी कि 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस वाले केस में आ जाइए, दूसरे वाले केस में आ जाइए। यहां पर त्वरण निकालो, फिर से v माइनस में u बट्टे में t हो जाएगा। v का मान इस बार 4 है, u का मान 6 है। देखो दूसरे वाले केस के लिए ये हमारा u हो जाएगा, ये हमारा v हो जाएगा। पहले वाले केस के लिए ये u है, ये v है। समझे आप? ये आपको ध्यान में रखना है। बट्टे में समय यहां पर कितना है 5 सेकंड है। तो 4 में से 6 गया तो -2 हो जाएगा और बट्टे में 5 हो जाएगा, यानी कि -0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर -0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो अगर मान लो मंदन पूछा जाता तो आप माइनस चिन्ह हटा करके बोलते हैं, केवल 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण पूछा है तो हम लोग त्वरण पहले वाले केस में धनात्मक और दूसरे वाले केस में ऋणात्मक। धनात्मक त्वरण आपको तब मिलेगा जब वेग बढ़े समय के साथ, ऋणात्मक त्वरण आपको तब मिलेगा जब वेग घटे समय के साथ। आप थोड़ा ऐसे भी समझ लो, जैसे मान लो कि कहीं पर त्वरण लिखा हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका क्या मतलब हुआ? पहली बात तो यह धनात्मक है, मतलब स्पीड लगातार बढ़ेगी। भाई कैसे बढ़ेगी? तो हर 1 सेकंड में स्पीड 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ जाएगी। ये जो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? 2 मीटर पर सेकंड और धनात्मक है, यानी हर 1 सेकंड बाद जो स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ जाएगी। यानी पहले सेकंड में स्पीड जो है वो 2 मीटर पर सेकंड रहेगी। 2 सेकंड बाद आप देखेंगे तो इसकी स्पीड कितने से बढ़ जाएगी? 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ जाएगी। तो 2 सेकंड बाद आप देखेंगे तो इसकी स्पीड जो है 4 मीटर पर सेकंड हो चुकी होगी। फिर 1 सेकंड बाद इसकी स्पीड जो है 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ जाएगी, यानी 3 सेकंड बाद इसकी स्पीड जो है ये 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। अगर मान लीजिए ऋणात्मक अगर ऋणात्मक ये मान होता तो ठीक आप विपरीत कर देते। हर 1 सेकंड में जो स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड से घट जाती। ठीक, जैसे मान लीजिए कि 40 मीटर पर सेकंड से कोई वस्तु है वो चल रही थी, और यहाँ अगर त्वरण मान लीजिए कि -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले 40 मीटर पर सेकंड ये स्पीड है, 1 सेकंड के बाद इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड से घट जाएगी, क्योंकि ऋणात्मक त्वरण है, समय के साथ स्पीड कम होने वाली है, यानी कि 38 मीटर पर सेकंड। फिर 1 सेकंड बाद इसकी स्पीड 2 से घट जाएगी, यानी कि 36 मीटर पर सेकंड। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि धनात्मक त्वरण का मतलब क्या होता है, ऋणात्मक त्वरण का मतलब क्या होता है। अगर मान लीजिए कि त्वरण भाई 0 ही हो जाए, त्वरण अगर मान लीजिए कि 0 हो जाए, मतलब वेग में परिवर्तन हो ही नहीं रहा है, समय के साथ वेग एक समान, राइट। तो ये सारी बातें जो है आपको त्वरण से संबंधित है, जो याद रखनी है। एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर पर आवर से घटकर 60 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। अब देखो समय के साथ जो स्पीड है वो कम हो रही है, तो त्वरण आपको ऋणात्मक मिलेगा और सारे ऑप्शंस भी आपको ऋणात्मक ही दिए गए हैं। तो देखो ये हमारा u है, ये हमारा v है और ये हमारा t है। त्वरण चाहिए तो a बराबर v माइनस में u और बट्टे में t हो जाएगा। तो v माइनस में u निकालो, v माइनस में u हो जाएगा, v है 60
माइनस u है 80, ये बराबर हो जाएगा -20, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में है। ठीक, आंसर आपको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में चाहिए, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 20 -20 में गुना कर देंगे 5/18 से, 10 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, -10 गुने में 5 और ये बट्टे में 9 हो जाएगा, यानी कि -50/9 हो जाएगा। अब सारे मान को हम लोग यहाँ पर डाल देंगे। v माइनस में u हम लोगों ने निकाल लिया है, -50/9 गुने में समय देखो यहाँ पर 5 है, 5 सेकंड है, तो ये -10/9 हो जाएगा। अब ये 1 से थोड़ा सा बड़ा आएगा, है ना, 1 से थोड़ा सा बड़ा आएगा, थोड़ा सा बड़ा आएगा, है ना, 10/10 होता तो 1 हो जाता, -1 हो जाता, तो ये -1.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है, यानी कि जो u है वो हमारा 0 हो जाएगा। ये सवाल में आपको पकड़ने आना चाहिए, जब भी आए चलना प्रारंभ करती है, आरंभ हुई है, तो समझ जाना कि जो प्रारंभिक वेग है वो 0 है। फिर एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर पर आवर की चाल प्राप्त करती है, यानी ये समय है हमारा और ये हमारा v है। त्वरण ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखो u तो 0 है, v का मान 40 किलोमीटर पर आवर है। अब देखो किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, आंसर आपको मीटर पर सेकंड यानी कि SI मात्रक में चाहिए, तो सारे मान को आप SI मात्रक में कन्वर्ट करेंगे। 5/18 हो जाएगा, यानी कि ये 200/18 यानी कि 100/9 हो जाएगा। और समय आपके पास है 10 मिनट यानी कि 600 सेकेंड, है ना, मिनट को सेकंड में हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया SI मात्रक में। अब आपके पास जो सूत्र है उसको लगा देंगे, v माइनस में u बट्टे में t, ये त्वरण का फॉर्मूला हो जाएगा। a बराबर v का मान है 100/9 माइनस में 0/600, ये हो जाएगा 100/9 गुने में 600, ये 0 से 0 खत्म हो जाएगा, तो ये 1/54 आएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका 0.018 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सी हमारा राइट आंसर, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। मान लीजिए कोई लड़का 10 मीटर पर सेकंड की नियत चाल से चल रहे मैरी गो राउंड झूले पर सवारी करने का आनंद ले रहा है। बचपन में आपने भी इस झूले पर झूला होगा, है ना, एरोप्लेन पर बैठ करके, घोड़े पर बैठ करके, है ना, स्कूटर पर बैठ करके, कार में बैठ करके जो ऐसे राउंड लगाते हैं, है ना, ऐसे जो राउंड लगाते हैं, बचपन में आपने एरोप्लेन पर बैठ करके घूमा होगा, घोड़े पर बैठ करके, हाथी पर बैठ करके, उसी झूले की बात की जा रही है। तो गोल गोल जो है ऐसे घुमा जा रहा है, कुल मिलाकर ये है कि गोल गोल घुमा जा रहा है, से गोल गोल घुमा जा रहा है। तो ये जो लड़का है जो घूम रहा है वो इस चाल से घूम रहा है, ध्यान दीजिएगा, बोल रखा है नियत चाल है, मतलब चाल नहीं बदल रही है, चाल नहीं बदल रही है, चाल नियत है, यानी कि इस पे चक्कर लगाया जा रहा है, लगातार चक्कर लगाया जा रहा है, लगातार चक्कर लगाया जा रहा है, इसी वाले स्पीड से, इसी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। इससे ज्ञात होता है कि वह लड़का विराम में है। क्या विराम में है? बिल्कुल नहीं, अरे घूम रहा है, आपको चाल दी गई है, गति तो दी गई है 10 मीटर पर सेकंड, तो विराम में तो नहीं है। एक समान वेग से गमन कर रहा है, कभी भी नहीं, याद रखिएगा, जैसे ही दिशा में परिवर्तन हो जाए समान वेग तो हो ही नहीं सकता है। समान वेग, एक समान वेग तो तब होगा ना, एक समान वेग के लिए क्या सब होना चाहिए? एक समान दिशा, एक समान दिशा प्लस एक समान चाल, एक समान चाल। तो एक समान चाल तो है 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन एक समान दिशा नहीं है ना, दिशा में तो लगातार परिवर्तन हो रहा है। आप देखो ना, दिशा में लगातार, कभी पूरब, कभी पश्चिम, कभी उत्तर, कभी दक्षिण,
राइट। कभी इधर की ओर, कभी इधर की ओर, कभी इधर की ओर, कभी इधर की ओर, तो दिशा में परिवर्तन तो लगातार हो रहा है, दिशा में परिवर्तन तो लगातार हो रहा है। अगर आपको दिशा में परिवर्तन, दिशा नहीं निकालने आ रहा है तो देखो यहाँ पर कि दिशा हम लोग कैसे बताते हैं। जब भी सर्कुलर पाथ पर मोशन हो तो दिशा हम लोग कैसे बताते हैं। सबसे पहले तो आप ये पता करो कि किस डायरेक्शन में घूमा जा रहा है। तो हम लोगों ने मान लिया है इस वाले डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस वाले डायरेक्शन में घूमा जा रहा है। अब वो लड़का जब वो लड़का इस पॉइंट पे आएगा तो इसकी दिशा किधर की ओर, तो आप क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे इधर की ओर। जब वो लड़का इस वाले पॉइंट पर आएगा तब दिशा किधर की ओर, तो ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, स्पर्श रेखा खींच देंगे। जब वो लड़का इस पॉइंट पर आएगा तो दिशा इधर की ओर, वेग की दिशा, ठीक। और जब इधर यहां पर आएगा तो इधर की ओर, जब यहां पर आएगा तो इधर की ओर। तो क्या हो रहा है कि लगातार दिशा में परिवर्तन हो रहा है। ये आप याद भी कर लो कि सर्कुलर मोशन में क्या होता है, वृत्तीय पथ पर जब भी गति होती है तो जो विस्थापन की दिशा है या फिर जो वेग की दिशा है उसमें लगातार परिवर्तन होता है। क्योंकि दिशा में लगातार परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि दिशा एक समान नहीं है, मतलब वेग एक समान नहीं है। क्योंकि वेग को एक समान होने के लिए दिशा और चाल दोनों एक समान होने चाहिए। चाल एक समान है लेकिन दिशा में लगातार परिवर्तन हो रहा है, इसीलिए हम बोलेंगे कि एक समान वेग नहीं है। जैसे ही दिशा में परिवर्तन आपको दिख जाए आप तुरंत बोलेंगे कि एक समान वेग तो नहीं है, चाल एक समान हो सकती है। तो एक समान वेग से गमन कर रहा है तो ऐसा भी नहीं है। बिना त्वरण के गमन कर रहा है, ऐसा भी नहीं है। भाई एक समान वेग है ही नहीं, असमान वेग है। एक समान वेग तो नहीं है ना, ये असमान वेग है, असमान वेग है, असमान वेग है। और मैंने आपको क्या बोला कि जैसे ही असमान वेग है मतलब त्वरण तो है, त्वरित गति है। यहां लिखा है बिना त्वरण के गमन कर रहा है, तो ऐसा नहीं है, त्वरित गति में है, बिल्कुल त्वरण है तो त्वरित गति है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया सवाल है, आपके एनसीईआरटी का सवाल है। दिए गए विटी ग्राफ से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पिंड, अब देखो इस ग्राफ को ध्यान से देखिए। यह ग्राफ आपको वेग और समय के बीच में दिखाया गया है। अब ध्यान से देखिए, जो समय है इसमें आप लगातार ऐसे बढ़ते जाओ, समय में आप बढ़ते जाओ आगे। मान लो यहाँ पर 1 सेकंड है, यहाँ पर आपने चाल देखा या वेग देखा तो v है। आप मान लो 2 सेकंड पर आ गए, यहाँ पर आपने वेग देखा तो अभी भी v है। आप 3 सेकंड पर आ गए, यहाँ पर वेग देखा तो अभी भी v है। तो आप क्या समझ रहे हो यहाँ पर कि समय लगातार बढ़ रहा है लेकिन वेग में कोई चेंज नहीं आ रहा है। जो वेग है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। समय तो लगातार बढ़ रहा है लेकिन वेग में कोई चेंज नहीं आ रहा है, वो एक ही पॉइंट पर अटका हुआ है। जो समय है वो एक ही पॉइंट पर, जो वेग है वो एक ही पॉइंट पर अटका हुआ है। ये कुछ ऐसा हो गया कि कोई कार है जो 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, उसी स्पीड से चलती जा रही है, ठीक, कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो क्या हम ये बोलेंगे, क्या हम यहां पर ये बोलेंगे कि एक समान गति कर रहा है? बिल्कुल बोल सकते हैं कि एक समान गति कर रहा है। एक समान गति कर रहा है क्योंकि चाल में यहां पर कोई चेंज दिख नहीं रहा है और दिशा के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। तो हम बोलेंगे कि हाँ एक समान गति है, एक समान गति। यहां पर मान लो कोई चाल आप 10 मीटर पर सेकंड आप मान लो, तो समय लगातार बढ़ रहा है लेकिन चाल में कोई चेंज नहीं है, तो एक समान गति है। सही है। विराम में बिल्कुल नहीं। आप देखो ना कुछ तो स्पीड है इसके पास। जीरो तो यहाँ पर होगा ना, ये मूल बिंदु के पास जीरो होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ चाल का तो मान होगा ही। तो विराम में तो नहीं है, विराम में तो नहीं है। असमान गति कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बढ़ते समय के साथ गति चाल में कोई चेंज नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम असमान गति तो नहीं बोलेंगे। ठीक। एक समान त्वरण से गति कर रहा है, तो त्वरण तो इसके पास है ही नहीं। त्वरण कहाँ है? अगर एक समान गति है, एक समान गति के लिए त्वरण जीरो, तो ऐसा भी नहीं है, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। ग्राफ देख करके आपको ऐसे समझ में आना चाहिए, ठीक है, कि भाई समय में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, समय में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, समय में हम लोग इधर आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ये जो v है इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, यानी वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है ना। वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो हम बोलेंगे कि त्वरण जो है वो जीरो है। तो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है।
कौन सा ग्राफ एक समान गति का सही निरूपण करता है? एक समान गति का सही निरूपण करता है। तो देखो, एक समान गति के लिए दूरी समय ग्राफ स्ट्रेट लाइन मैंने आपको बता रखा है। तो दूरी समय ग्राफ स्ट्रेट लाइन मैंने आपको बता रखा है, तो ए हमारा राइट आंसर। एक समान गति के लिए यानी कि समान समय अंतराल में समान दूरी चली जाती है, तो एक समान गति हम उसे बोलते हैं। एक समान गति के लिए दूरी समय ग्राफ स्ट्रेट लाइन। कर्व लाइन वाले को तो पहले ही उड़ा दो आप, पहले ही उड़ा दो आप। अच्छा, यहाँ भी स्ट्रेट लाइन है, यहाँ भी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन इस वाले केस में तो गति हो ही नहीं रही है। क्यों नहीं हो रही है? यहाँ पर भी देख लो कि आप किसी भी टाइम पर देखेंगे तो डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पर डिस्टेंस 5 मीटर है, तो आप किसी भी समय पर देख लेंगे, किसी भी समय पर देखो, ये 1 सेकंड, ये 2 सेकंड, ये 3 सेकंड, ये 4 सेकंड, 5 सेकंड, है ना, 4 सेकंड आगे 5 सेकंड, किसी भी समय पर आप देखेंगे तो दूरी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, दूरी में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, यानी जो वस्तु है वो तो विराम में है। ऐसा कब होगा? समय बढ़ता जाए लेकिन आपकी दूरी नहीं बढ़ रही है, मतलब आप रुके हुए हैं। समय बढ़ रहा है ना, समय बढ़ रहा है, 9 बज गए, 10 बज गए, है ना, 12 बज गए, लेकिन आपकी दूरी नहीं बढ़ रही है, यानी कि आप रुके हुए हैं। तो ये ऑप्शन भी हमारा कट जाएगा, आंसर हमारा ए हो जाएगा। ये स्ट्रेट लाइन तो है, लेकिन आंसर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये रेस्ट का ग्राफ है ना, बढ़ते समय के साथ डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आ रहा, यानी कि ये रेस्ट में है। स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तु निम्न में से किसका उदाहरण है? स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तु निम्न में से किसका उदाहरण है? इसी का एग्जाम्पल लेकर के मैंने आपको एक समान त्वरण को समझाया था। तो एक समान त्वरित गति, है ना, एक समान त्वरित गति। देखो, त्वरित गति का तो सीधा सा मतलब है कि त्वरण है, और एक समान त्वरित गति मतलब कि एक समान त्वरण है, एक समान त्वरण है। एक समान गति नहीं बोलेंगे क्योंकि लगातार वस्तु जो नीचे की ओर गिर रही है उसकी जो स्पीड है या फिर उसका जो वेग है लगातार बढ़ता है, लगातार बढ़ता है। एक समान गति का मतलब वेग नियत है, वेग में कोई चेंज नहीं हो रहा है। असमान त्वरित गति भी हम लोग नहीं बोलेंगे क्योंकि समान समय अंतराल में समान रूप से वेग में परिवर्तन होता है। हम लोगों ने देखा था कि हर 1 सेकंड में वेग में परिवर्तन कितना? 10 मीटर पर सेकंड। तो ये असमान त्वरित गति नहीं है, एक समान त्वरित गति है। असमान गति, हाँ, असमान गति भी है, बिल्कुल सही बात है भाई, असमान गति भी तो है, असमान गति भी तो है। ठीक, ये दोनों ऑप्शन सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। जो उत्तर है ये सी और डी दोनों यहाँ पर सही है। असमान गति का उदाहरण है ना, स्वतंत्र रूप से कोई वस्तु नीचे की ओर गिरती है तो लगातार उसकी स्पीड बढ़ती है, लगातार स्पीड बढ़ती है, यानी कि समान समय अंतराल में असमान दूरी तय की जा रही है, तो ये असमान गति भी है। ठीक, और जो वेग में परिवर्तन है वो समान रूप से हो रहा है, तो वो एक समान त्वरित गति है, यानी एक समान त्वरण है, तो ये भी सही है। एक बस अपने चाल को 10 सेकंड में 36 किलोमीटर पर आवर से 72 किलोमीटर पर आवर तक बढ़ा देती, इसका त्वरण है। तो त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बट्टे में समय हो जाएगा, वेग में परिवर्तन बट्टे में समय हो जाएगा। वेग में परिवर्तन कितना हो जाएगा? देखो, ये हमारा समय है, ये u है और ये हमारा v है। तो 72 में से 36 घटाएंगे तो 36 आ जाएगा। अब ये 36 किलोमीटर पर आवर है तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि आंसर आपको SI मात्रक में चाहिए। तो 5/18 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। ये मान हम यहाँ डालेंगे 10 मीटर पर सेकंड और बट्टे में समय 10, ये हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, 72 माइनस 36 किया, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, मान को डाला 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ड्राइवर द्वारा इस प्रकार ब्रेक लगाया जाता है कि एक कार की चाल 5 सेकंड में 25 मीटर पर सेकंड से घटकर हो जाती है 10 मीटर पर सेकंड। तो कार का त्वरण बताइए। अब देखो, ब्रेक लगाया गया है, समय के साथ स्पीड घटी है, तो इसके लिए त्वरण कैसा होना चाहिए भाई? ऋणात्मक होना चाहिए। त्वरण ऋणात्मक मतलब ये कब होगा? जब समय के साथ स्पीड घटे। तो सीधी सी बात है, आंसर आपका सी आएगा। बिना सॉल्व किए आप बता सकते हो। आपसे त्वरण पूछा गया है और हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है कि बढ़ते समय के साथ जो स्पीड है वो घटी है। ब्रेक लगाया गया तो स्पीड घटी है ना, स्पीड घटी है। ब्रेक लगाया गया, स्पीड घटी है, स्पीड घटी है, यानी कि त्वरण ऋणात्मक आएगा। आप बनाकर भी देख सकते हो। ये आपका समय हो जाएगा, ये हमारा u हो जाएगा, ये v हो जाएगा। a बराबर v माइनस में u बटे में t हो जाएगा। v का मान 10 है, u का मान 25 है,
और समय यहाँ पर 5 है, ये -15 बट्टे में 5 -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। यदि कोई पिंड एक समान वेग से गति कर रहा है तो उसका उत्पन्न त्वरण होगा। यदि कोई पिंड एक समान वेग से गति कर रहा है, एक समान वेग से गति कर रहा है, एक समान वेग से गति कर रहा है, मतलब कि v बराबर u, और v बराबर u हो जाए तो इसके लिए त्वरण हमारा कैसा होता है? 0 होता है। एक समान वेग के पास कोई त्वरण नहीं होता है तो 0, ये हमारा 0 हो जाएगा। ये धनात्मक त्वरण कब आएगा? जब v माइनस में u ये धनात्मक आ जाए, यानी कि v माइनस u धनात्मक आ जाए, मतलब v बड़ा हो u से। ऋणात्मक त्वरण जब ये ऋणात्मक आ जाए, यानी कि u बड़ा हो जाए, यानी कि v छोटा हो जाए u से, ठीक। और ये कब होगा? जब v और u ये आपस में बराबर हो जाए। निम्न में से कौन सी अवस्थाएं संभव नहीं है? कौन सी अवस्थाएं संभव नहीं है? कोई वस्तु जिसका त्वरण नियत हो परंतु वेग 0 हो। त्वरण नियत हो यानी कि एक समान हो और वेग 0 हो। क्या ऐसा हो सकता है कि त्वरण जो है नियत है लेकिन वेग जो है वो 0 है? हो सकता है। जब हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो हम जानते हैं जो वेग है वो लगातार घटता जाता है, घटता जाता है, घटता जाता है, घटता जाता है, और कुछ क्षण के लिए हम किसी वस्तु को ऐसे जब ऊपर की ओर फेंकते हैं किसी स्पीड से, ये वस्तु जो है लगातार ऊपर की ओर जाती है, ऊपर जाती है, ऊपर जाती है, और कुछ क्षण के लिए ये वस्तु जो है वो रुक जाती है और फिर नीचे गिरती है। तो कुछ क्षण के लिए जब ये वस्तु रुक जाती है तो वेग 0 हो जाता है, लेकिन इस समय जो इसके पास त्वरण होता है वो नीचे की ओर लग रहा होता है, नीचे की ओर लग रहा होता है। गुरुत्वीय त्वरण के बराबर ये त्वरण जो है होता है -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर यहाँ पर लिखो आप -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वेग कुछ क्षण के लिए 0 हो जाता है लेकिन त्वरण उस समय भी उस पर नीचे की ओर काम करता है। यह संभव है। कोई त्वरण युक्त वस्तु एक समान चाल से गति कर रही हो, एक समान चाल से गति हो रही है और उसके पास त्वरण है। क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है। देखो, एक समान वेग से अगर गति करें वैसे केस में त्वरण नहीं होगा। मैंने आपसे कहा कि एक समान वेग के लिए हम लोग त्वरण की बात नहीं करते हैं क्योंकि त्वरण 0 होता है। यहां पर एक समान चाल है, एक समान चाल है। तो अभी आपने देखा था मैरी गो राउंड झूले वाला केस। अगर आप सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, है ना, वृत्तीय पथ पर अगर आप गति कर रहे हैं, वृत्तीय पथ पर गति कर रहे हैं, तो उस समय हो सकता है कि आपकी चाल एक समान हो लेकिन दिशा जो है हर बिंदु पर बदलती है। गति की जो दिशा है वो हर बिंदु पर बदलती है। तो दिशा में, गति की दिशा में परिवर्तन के कारण जो है वेग में परिवर्तन हो जाएगा, और वेग में परिवर्तन हो गया मीन्स त्वरण आपको मिल जाएगा। तो ये भी केस संभव है, ये भी केस संभव है। कोई वस्तु निश्चित दिशा में गति कर रही हो तथा त्वरण उसके लंबवत हो, यह भी हो सकता है। ये जो बी और सी है ना, ये आपको सर्कुलर मोशन में दिख जाएगा। ठीक, मान लीजिए कि गति जो है इस दिशा में हो रही है, गति इस वाली दिशा में हो रही है, राइट। अब मान लीजिए जब पिंड यहां पर है तब इसके गति की दिशा ये है, ठीक। अच्छा, मान लो कि जो पिंड है ये 5 मीटर पर सेकंड के नियत चाल से गति कर रही है। हो सकता है ना कि वृत्तीय पथ पर एक ही समान चाल से घूमता रहे। जैसे मान लीजिए मौत का कुआं है, मौत के कुएं में जो बाइक को घुमाया जाता है, मान लीजिए कि उसकी स्पीड कांस्टेंट हो गई है, चाल नियत है लेकिन दिशा लगातार बदलती रहती है उसकी। जब वस्तु यहां पर आएगी तब वेग की दिशा ये है, जब वस्तु यहां पर आएगी वेग की दिशा ये है, जब वस्तु यहां पर आएगी वेग की दिशा ये है, ठीक, वेग की दिशा ये है। तो वेग की दिशा लगातार बदलती है लेकिन चाल नियत है, दिशा नियत नहीं है, तो वेग में परिवर्तन होगा और त्वरण उत्पन्न होगा। और त्वरण जो है लगता है इस वृत्त के केंद्र की ओर, इधर की ओर त्वरण काम करता है, इधर की ओर त्वरण काम करता है, वृत्त के केंद्र की ओर त्वरण काम करता है, यानी त्रिज्या के अनुदिश। तो हम जानते हैं कि जो स्पर्श रेखा होती है और ये जो त्रिज्या होती है ये एक दूसरे के लंबवत होती है।
ठीक, तो ये केस भी संभव है, ये केस भी संभव है कि कोई वस्तु निश्चित दिशा में गति कर रही हो, है ना। जैसे मान लो वस्तु जब इस पॉइंट पे हो तो इस दिशा में गति करेगी ना, गति की दिशा तो ये आएगी ना इस पॉइंट पे अगर वस्तु है तो, और त्वरण जो है त्रिज्या के अनुदिश केंद्र की ओर, त्रिज्या के अनुदिश केंद्र की ओर, और ये दोनों एक दूसरे के लंबवत होंगे। एक गतिशील वस्तु जिसकी औसत चाल उसके औसत वेग से कम हो, वस्तु गति कर रही है और जो औसत चाल है वो औसत वेग से कम हो, क्या ऐसा हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता है। बात कर चुके हैं हम लोग कि औसत चाल जो है या तो औसत वेग के बराबर हो सकती है अगर सीधी रेखा में गति हो रही है, या फिर औसत चाल जो है औसत वेग से अधिक होगी, कम नहीं होगी। इसीलिए डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये केस संभव नहीं है। ठीक, तो ये जो बी और सी है ये दोनों आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा, सर्कुलर मोशन में देखने को मिल जाएगा कि दिशा में परिवर्तन के कारण आपको त्वरण मिल जाएगा, लेकिन चाल एक समान यहां पर हो सकती है। तो दोस्तों इसी के साथ ये जो क्लास 3 है हमारा समाप्त हो जाता है। आज हम लोगों ने त्वरण को अच्छे से समझा, हम लोगों ने दूरी और विस्थापन को अच्छे से समझ लिया है, चाल और वेग को अच्छे से समझ लिया है। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने त्वरण का एक्चुअल मतलब क्या होता है वो हम लोगों ने समझा है। कब त्वरण धनात्मक होगा या फिर धनात्मक त्वरण का मतलब क्या होता है, ऋणात्मक त्वरण का मतलब क्या होता है, शून्य त्वरण का मतलब क्या होता है, इन सारी चीज़ों पर हम लोगों ने बातें की है। अब अगले वाले क्लास में हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन पे प्रश्नों को करेंगे, जो गति के समीकरण है उस पे हम लोग प्रश्नों को करेंगे, और आपके एग्जाम में गति के समीकरण से ही मैक्सिमम सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन अब तक जो आपने पढ़ा है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके आने वाले चैप्टर्स के लिए। जैसे फोर्स पढ़ेंगे, वहाँ पर एक समान वेग, एक समान चाल, इन सब के ऊपर जो है चर्चा वापस से होने वाली है। तो उन सारे चैप्टर्स को आगे आने वाले चैप्टर्स को समझने के लिए आपको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अब हम लोग मिलते हैं क्लास 4 में। थैंक यू सो मच।